जोहार दोस्तों, आज आप प्राचीन भारत के इतिहास विषय के अगले भाग को करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के क्लास 11 के चैप्टर 3 करा रही थी, जिसमें मैंने आपको उत्खनन के बारे में बताया था। आपने लास्ट क्लास में ये जाना कि किस तरीके से उत्खनन के कार्य होते हैं और इससे हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास को जानने समझने में क्या लाभ मिलता है। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज आप जानेंगे काल निर्धारण के बारे में। फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि सिक्कों के बारे में, कि सिक्कों से हम लोगों को इतिहास की जानकारी किस तरीके से होती है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जानेंगे अभिलेख के बारे में, कि जो अभिलेख प्राप्त हुए, जैसे कि ताम्र पत्र पे लिखे हुए लेख हो गए, पत्थरों पर लिखे हुए, मंदिरों के दीवारों पर लिखे हुए अभिलेख हो गए, शिलालेख पे लिखे हुए अभिलेख हो गए। तो इस तरीके के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं हम लोगों को प्राचीन काल के, तो उससे किन किन चीजों की जानकारी मिलती है जिससे कि हम लोग इतिहास के बारे में पता चलता है, ये आप जानेंगे। अगर समय बचा तो हम लोग साहित्य के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे साहित्य थे जिससे हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और उससे हम लोग को क्या लाभ मिलता है। फिर हम लोग विदेशी विवरण के बारे में भी जानेंगे कि अगर कोई विदेशी यात्री थे जो भारत में आए और यहाँ आ करके उन्होंने भारत के बारे में किन किन चीजों का वर्णन किया अपने यात्रा वृत्तांत में, जिससे कि हम लोगों को भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पक्षों को समझने का मौका मिला। ये हो गया आज के क्लास की सीमा और यही चीज आपको पूरे क्लास में जानने मिलेगी। क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने का यही एक महत्व होता है कि आपके बेसिक जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे कि इतिहास विषय के टेंशन आपको नहीं लेने हैं। एक बार जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सारे फैक्ट पढ़ते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो एनसीईआरटी के लिए किससे बेस बन जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं काल का निर्धारण। इसका एक सिद्धांत होता है। पहले मैं इस सिद्धांत को रीड कर दूंगी, फिर आसान करके मैं आपको समझा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, काल का निर्धारण, इसका सिद्धांत अब हम लोग जानेंगे। काल निर्धारण का आधार यह सिद्धांत है कि कार्बन सभी प्राणवान वस्तुओं में समन्वित है। जब कोई वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब वह कार्बन 14 नामक एक खास प्रकार के कार्बन की नई खुराक लेना बंद कर देती है। तब से उस समय वर्तमान कार्बन 14 में एक प्रकार के क्षय की प्रक्रिया जो है वो होने लगती है, जिससे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये हो गया सिद्धांत और आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे छोड़िए, उदाहरण बाद में दूंगी, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। कोई भी प्राणवान अगर कोई वस्तु है, अगर कोई प्राणवान वस्तु है तो ये जब तक जीवित रहती है तब तक एक खास प्रकार की कार्बन जो है उसको ग्रहण करती है, ये होता है कार्बन 14। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इससे प्राण निकल जाता है, तो फिर ये कार्बन 14 जो है ये लेना बंद कर देती है और उसके बाद क्या होता है, अब इसका क्षय होना शुरू हो जाता है, खत्म। अब ये कम होने लगता है, ये कार्बन 14, ठीक है, मरने के बाद, मतलब प्राण निकलने के बाद। तो इसी की निकलने की जो मात्रा होती है और कितनी मात्रा कब कितनी, मतलब इसमें कितनी अभी मात्रा बची हुई है और कैसे निकली, तो इसी से हम लोग काल का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया काल निर्धारण का सिद्धांत। थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में जाने, है तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस, लेकिन उतनी चीजें एनसीईआरटी की किताब में नहीं दी गई हैं, जितनी दी गई है उतना मैं आपको बता रही हूँ। जब वस्तु या जीव अस्तित्व में होता है तो उसमें दो प्रकार के कार्बन होते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो होता है कार्बन 12, दूसरा होता है कार्बन 14, जिसमें सी मात्रा जो होती है वो समान होती है, लेकिन एक तो होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। जैसे वस्तु विघटित हो जाती है, जैसे वो खत्म, मर गई, उसमें से प्राण निकल गया, तो उसका विघटन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वस्तु विघटित होने लगती है तो हम क्षयशील कार्बन 14 को, कार्बन 14 होता है जो क्षय होते जाता है, उसका जो खत्म होने लगता है, तो क्षयशील कार्बन 14 को कार्बन 12 से मिला करके मापते हैं। और जो क्यों कार्बन 12 से मापते हैं?
क्योंकि उसका क्षय नहीं होता है, वो उसी तरीके से बना रहता है जैसे कि पहले उसके शरीर में था, या उसके उस जीव में या उस वस्तु में जैसे पहले था, वैसे ही कार्बन 12 रहता है। तो उससे हम लोग उसको मापते हैं, और कार्बन 14 निकल रहा है, कार्बन 12 वैसे का वैसे ही रहता है। क्योंकि विघटन के समय में कार्बन 12 की मात्रा समान होती है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा कम होते जाती है। और किस तरीके से वो कम होती है, तो वो लोग जानते हैं। 5568 वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा घट करके आधी रह जाती है। यानी कि निकलने का जो तरीका है कि मतलब 5568 वर्षों में कार्बन 14 घट जाती है। जैसे ये पूरा कार्बन 14 है, तो ये घटने का जो है इसका वर्ष वो है 5568 वर्ष में ये आधी होती है। तो पूरा इसका डबल लगा लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग काल का निर्धारण करते हैं कि हाँ, अगर कोई पेड़ है तो वो कितने वर्ष पुराना है, या फिर कोई अगर किस हड्डी मिलती है प्राचीन काल की, या कोई ऐसा चीज जो प्राणवान हो थी पहले और बाद में वो खत्म हो गई है, तो उसके काल का निर्धारण हो जाता है। तो हम लोगों को प्राचीन के इतिहास को समझने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए ये जो कार्बन 14 वाला जो सिद्धांत है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, वैज्ञानिक है, और हम लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इन सारी चीजों पे कि हाँ, इतने वर्ष, इतना हजार वर्ष पुराना ये सामान है। तो क्योंकि देखिए ये बताना इसलिए भी जरूरी है ना। और देख हम लोग, मैं अपने बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मैं 9th 10th में थी, और जब मैं, चूंकि मेरा इतिहास विषय ग्रेजुएशन तक रहा है, उस समय में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी जितनी कि अब इन सारे चीजों के बारे में जानकारी होती है जब हम लोग इन सारी किताबों को पढ़ते हैं। उस समय में गेस क्वेश्चन मिल गया ग्रेजुएशन में, बस उतनी ही चीजों को पढ़ा हम लोगों ने, उतनी चीजों को जाना। तो उतना मैं खुद इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन उतना बिलीव मैं नहीं कर पाती थी इन सारी चीजों पे कि अरे पता नहीं कैसे पता चलता होगा, ये सब झूठ है, बेकार है, चलो किताब में दिया एग्जाम निकलना है तो फिर चलो पढ़ लिए हो गया। और बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे क्योंकि गेस क्वेश्चन पढ़ के जाना होता था, और क्वेश्चन वैसे ही आते थे और आंसर वैसे ही कर देना होता था। तो गेस क्वेश्चन होता, उतनी गंभीरता से पढ़ाई होती नहीं थी जितनी की होनी चाहिए, सारे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ तो गेस नहीं चलता है ना, यहाँ आपका पूरा शुरू से लेकर के बाद तक का कॉन्सेप्ट, और आपका विश्वास भी बनना चाहिए इतिहास विषय पे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि काल का निर्धारण किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। अब देखिए कुछ और भी काल निर्धारण का तरीका है। अब वो क्या है, पौधे के अवशेषों का परीक्षण कर, जो पौधे मिलते हैं तो उसके अवशेष का परीक्षण किया जाता है, उस विशेष करके उस पे जो पराग होते हैं उसका विश्लेषण करके वहां की जलवायु और वहां की वनस्पति, उसका इतिहास जाना जाता है कि कैसी जलवायु होगी, वहां किस तरीके के वनस्पति होंगे। ये पशुओं की हड्डी का परीक्षण करके ये पता लगाया जाता है कि क्या वे पशु पालतू थे और उनसे क्या क्या काम लिया जाता था, हड्डी किस तरीके की थी। हड्डियों से ये जानकारी मिलती थी कि वो पशु पालतू थे, या फिर अगर पालतू थे भी तो उनसे कौन कौन से काम लिए जाते थे, ठीक है, हल चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए। तो ये सारी चीजें जानकारी मिलती हैं। धातु की शिल्प वस्तु जो है वो, और उसकी प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण से उससे प्राप्ति स्थल के बारे में पता चलता था। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु मिली तो धातु की है, तो किस जगह पर यह प्राप्त हुई, इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। इन पे जो घटक होते हैं उससे ये पता चल जाता है कि ये वस्तु कहाँ पर मिली है और वहां की जलवायु कैसी होगी, ये सारा चीज। तो आपने जाना कि किस तरीके से हम लोगों को इतिहास के बारे में काल के निर्धारण किए जाते हैं, उसके बारे में पूरा ये वैज्ञानिक तथ्य के बारे में, आप कार्बन 14 के बारे में जाने। अब आप जानेंगे सिक्कों के बारे में। जैसा मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बताया कि सिक्के आपको पढ़ने हैं। देखिए सिक्के जो मिले हम लोगों को प्राचीन काल के, तो वो कुछ तो धरातल के ऊपर भी थे, जो कहीं इधर उधर मिल गया, किसी महल में या किसी गुफा में, खंडहर में। लेकिन कुछ ऐसे भी सिक्के थे जो भूमि के नीचे से निकाले गए थे, खुदाई में मिले हैं, उत्खनन में मिले हैं। तो इन सारे सिक्कों की क्या विशेषता थी, सिक्कों से हम लोगों को इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ये हम लोग अब जानेंगे। देखिए अब सिक्कों के बारे में जानते हैं।
सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? तो यहां दिया हुआ मुद्रा शास्त्र। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में धातु मुद्रा, यानी जो सिक्का होता था उसको धातु मुद्रा कहते थे। तो प्राचीन काल में धातु मुद्रा चलता था। आज के समय में जैसे नोट होते हैं उस तरीके के कागज के नोट या इस तरीके से चीज नहीं होती थी। मुद्रा जो होता था वो धातु का होता था। जो चीज मैं बोल रही हूँ या बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने तरीके से, अपने तरफ से नहीं बता रही। ये सारी चीजें हर एक तरीके, उसी तरीके से लिखी हुई हैं किताब में। उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने रख रही हूं ताकि आप एनसीईआरटी पर बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट हो जाए। देखिए, प्राचीन काल में धातु मुद्रा यानी कि सिक्का का प्रचलन था। सिक्का किन किन चीजों के प्राचीन काल में, आगे आने वाले समय में अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से सिक्के ढाले गए या बनाए गए, तो उसके बारे में विशेष जानकारी जब आप उस काल के बारे में पढ़ेंगे, जब आप कनिष्क के सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अधिक जानकारी मिलेगी। मौर्य के सिक्के के बारे में जब मौर्य काल आप पढ़ेंगे उस समय में आपको पता चलेगा किस तरीके के सिक्के होते थे, गुप्तकालीन सिक्के कैसे होते थे, गुप्तोत्तर सिक्के कैसे होते थे। तो जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको जानकारी मिलते जाएगी। अभी मैं अगर इन सारी चीजों को बता दूंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बोझिल लगने लगेगा। इसीलिए उन्हीं चीजों को जानिए जो चैप्टर्स में अभी लिखे हुए हैं। देखिए, सिक्के कैसे होते थे, तो ये तांबे के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, सोने के बने होते थे, सीसा के बने होते थे ये सारे सिक्के। शुरुआती जब समय था उस समय में तो पकाई हुई जो मिट्टी होती है उसके सिक्के बनते थे और उसकी सांचे जो होते थे बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते थे। उस सांचे में मिट्टी को डाल दिया जाता था और उसको पकाया जाता था और उसके बाद सिक्के बनाए जाते थे। इनमें से अधिकांश आरंभिक जो 3 सदी है, शुरुआत मतलब हम लोग जो 7वीं सदी में हम लोग हैं, तो आरंभिक 3 सदियों के जो सिक्के हैं शुरुआती, तो 3 सदियों में इस तरीके के सिक्के मिले जो कि सांचे से ढाल करके बनाए जाते थे। लेकिन इन सांचों से बने हुए सिक्के जो है जब गुप्तोत्तर काल आया, मतलब गुप्त काल के बाद का जो काल पीरियड शुरू हुआ, तो खत्म होने वाला समय में, तो उस समय में ये सांचे अब खत्म हो रहे थे। फिर प्राचीन काल के सिक्के अलग अलग संग्रहालयों में रखे गए हैं। ये सिक्के कुछ ऐसे थे जो धरातल पे पाए गए थे, कुछ सिक्के ऐसे थे जो पृथ्वी के नीचे से पाए गए थे, कुछ सिक्के ऐसे थे जो विदेशों के टकसालों में, टकसाल उसको कहते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, तो विदेशों के टकसालों में बनाए गए सिक्के थे। कुछ ऐसे सिक्के थे जो भारत में बनाए गए सिक्के थे। तो ये सारे भारतीय संग्रहालयों में संरक्षित हैं। कौन कौन से? जैसे किताब में दिया हुआ है कि ये कलकत्ता के संग्रहालय में, पटना के संग्रहालय में, लखनऊ के संग्रहालय में, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, मद्रास, इन सभी संग्रहालयों में ये सिक्के जो हैं वो हैं। भारतीय तथा विदेशी टकसालों में ये ढाले गए सिक्के जो थे उनको काफी सुरक्षित रखा गया है। भारतीय सिक्के भी जैसा नहीं है कि भारतीय जो सिक्के थे वो केवल भारत में ही सुरक्षित हैं, विदेशों में भी ये सिक्के सुरक्षित हैं। भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी मिलता है। इन सभी जगह पर भी मिलता है। आरंभिक सिक्के प्रतीक बने होते थे। शुरुआती जो सिक्का होता था, अब थोड़ा सा यहाँ से लिंक चेंज हो गया है। अब संग्रहालय के बारे में आपने जाना, अब आप जानेंगे कि सिक्कों की क्या क्या खासियत थी। तो जो शुरुआती जो सिक्के थे वो होते थे, उस पर प्रतीक बने होते थे। लेकिन जो बाद के सिक्के आए, बाद में जो सिक्के बने, उसमें राजा देवता के नाम ये सभी, और उस पर तिथियां भी लिखी रहती थी। अब सोचिए कि जिस राजा के बारे में लिखा होगा, उस समय के काल के बारे में लिखा होगा, तो कितना कुछ हम लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जो बाद के जो सिक्के थे, राजा के बारे में, देवता के नाम लिखे होते थे और तिथियां भी लिखी रहती थी। सिक्कों ऐसा नहीं कि सब पे सब चीज ऐसा नहीं है, किसी पे राजा का नाम लिखा हुआ, किसी का देवता का नाम लिखा हुआ, किसी पे तिथियां लिखी हुई, ऐसे। सिक्कों की प्राप्ति से यह पता चलता है कि वहां कैसे सिक्के प्रचलित थे। और भी कुछ जानकारी हम लोगों को सिक्कों से प्राप्त होती है, जैसे कि किस तरीके की कला और संस्कृति रही वहां पर, क्योंकि अब सिक्के जब ढाले जा रहे हैं तो वो एक तरीके से आप कितनी बारीकी से, कितनी अच्छे तरीके से आप उन सिक्कों को ढाल रहे हैं,
उन किन किन चीजों को उसका अंकन उस पर किया गया है, तो वहां के कल्चर के बारे में पता चलता था। कितने धातुओं को मिला करके उन सिक्कों को बनाया गया है, उस धातु के बनाने का जो तरीका था वो किस तरीके से था जिससे कि सिक्के बनते थे। तो ये आपको वहां के कला और संस्कृति के बारे में से जानकारी मिलती है। फिर उस स्थान के बारे में उस जानकारी मिलती है कि किस स्थान पे ये सिक्के पाए गए, या फिर उस समय मतलब कहाँ पर ये सिक्के इस तरीके के प्रचलित थे, तो स्थान के बारे में आपको जानकारी मिलती है। राजवंश की जानकारी मिलती है कि कौन से उस समय में किसका राज मतलब कौन से राजा थे उस समय में, इसकी जानकारी आपको सिक्कों से मिल जाती है। विदेशों का अगर आक्रमण हुआ, जैसे कि अगर यूनानी का आक्रमण हुआ, ईरानियों का आक्रमण हुआ, तो क्या उस समय में किस तरीके के क्या सिक्के थे या नहीं थे, अगर सिक्के थे भी तो किस तरीके का सिक्के, क्योंकि अब वो विदेशों से वो सिक्के लेकर के आए, विदेशों के टकसालों में सिक्के डाले हुए आते थे, और जब यहाँ आए, यहाँ रहने लगे, यहाँ शासन करने लगे, तो फिर वो सिक्के यहीं रह गए और उससे वहां के बारे में जानकारी मिली हम लोगों को कि यहाँ विदेशी आक्रमण हुआ था, वो जब यहाँ आए तो उनके साथ ये सिक्के आए। तो इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है। अगर किसी को दान दक्षिणा में के रूप में ये सिक्के दिए गए तो दान दक्षिणा के बारे में जानकारी मिली। खरीद बिक्री किस तरीके से होती थी, इसकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त हो जाती है। वेतन मजदूरी के रूप में भी ये सिक्के जो है वो दिए जाते थे सिक्कों को। विभिन्न मतलब उस काल की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। व्यापार वाणिज्य में भी इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। उस समय के आर्थिक इतिहास के बारे में भी इन सिक्कों से जानकारी मिलती है। तो ये आज आपने जाना कि सिक्कों से किन किन चीजों की जानकारी मिलती है। सबसे अधिक सिक्के जो हैं वो मौर्योत्तर काल के मिले हैं। और ये सिक्के किन किन चीजों के बने हुए होते थे, तो ये सिक्के होते थे सीसे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोना, इन सारी चीजों के ये सिक्के बने होते थे। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। जो गुप्त शासक थे, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो गुप्त शासकों ने जारी किया। ये बात और है कि एक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, ये मिलावट वाले सिक्के अगर होते थे तो ऐसे कैसे, ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में इतिहास विषय में पढ़ने मिलेगा। तो आपने जाना गुप्त काल में सोने के सिक्के अधिक जारी किए गए, गुप्तोत्तर काल में कम सिक्के मिले। तो इन सारी चीजों से क्या जानकारी होती है, तो यानी कि वहां की समृद्धि के बारे में पता चलता है। जरूर इतने समृद्ध होंगे गुप्त काल के लोग कि इतने सारे सोने के सिक्के जारी हुए। गुप्तोत्तर काल में समृद्धि में कमी आई होगी, तो फिर ये जो इस कारण से गुप्तोत्तर काल में सिक्के जो हैं वो कम मिले हैं सोने के। तो आपको पता चला यही चीजें किताब में लिखी गई हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे अभिलेख के बारे में। आपने सिक्कों के बारे में जान लिया, कार्बन 14 के बारे में जान लिया, अब आप अभिलेख के बारे में जानेंगे। अभिलेखों से किन किन चीजों की जानकारी मिलती है, तो देखिए अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अगर किसी अभिलेख का अध्ययन हो रहा है तो उसको कहते हैं पुरालेख शास्त्र। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पुरालेख शास्त्र। ठीक है, लेकिन दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, अगर कोई पुराना दस्तावेज है तो उसके प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको माफ कीजिएगा प्राचीन तिथि नहीं, लिपि होगा, यहां पर गलती से मैंने लिख दिया। प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि उस अभिलेख पर कौन सी लिपि में लिखा गया है, अगर वो दस्तावेज किस लिपि में लिखे गए हैं, तो उसके अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अभिलेख के बारे में ही थोड़ा डिटेल में जाने। मैंने आपको बताया कि अभिलेख अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मिले हैं। कहीं ताम्र पत्र पे लिखा हुआ अभिलेख है, कहीं कोई शिलालेख है, कोई मंदिरों के पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख हैं। तो ये सारे चीज अब आपको पढ़ने मिलेंगे। तो देखिए क्या है, अभिलेख जो है वो मुहरे जिसको बोलते हैं, मुहरे, प्रस्थ स्तंभ यानी कि पत्थर के स्तंभ, स्तूपों पर, चट्टानों पर और ताम्र पत्रों पर ये सारे अभिलेख मिले हुए हैं, सभी लेख मिले हुए हैं। मंदिर और ईंटों की मूर्तियों पर भी इस तरीके के अभिलेख मिलते हैं, जिससे कि हम लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पत्थर मिल गया जिसमें सारी चीजें प्राचीन काल की लिखी गई हैं,
तो हम लोगों को उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो ये अब लिखने का जो तरीका अलग अलग समय में अलग अलग था। मौर्य काल में पत्थरों पर लिखे जाते थे, इस अशोक के काल में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी उससे मिल जाती है। आरंभिक अभिलेख जो थे वो पत्थर पर खुदे हुए मिले हैं, ताम्रपत्र पर भी लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। ईसा के, अब ये कब मिला है? ताम्रपत्र पर, तांबे के पत्तों, तांबे के प्लेट्स पर या फिर भोजपत्र पर, लकड़ियों पर लिखे हुए जो अभिलेख होते हैं, तो ताम्रपत्र जो है वो ईसा के आरंभिक शतकों में इसका प्रयोग हुआ है। तो ईसा के आरंभिक शतक में इसका प्रयोग हुआ है ताम्रपत्र का अभिलेख लिखने के लिए। पत्थर पर अभिलेख जो है वो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा पाए गए हैं। शुरुआती जो पत्थर पे लिखे हुए जो अभिलेख थे तो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा पाया गया। और इसमें क्या था कि दक्षिण भारत में मंदिर वगैरह बनने लगे थे, तो मंदिर की दीवारों पर ये अभिलेख सब सर्वाधिक मिले हैं। और ये सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो कहाँ के संग्रहालय में है? तो सर्वाधिक अभिलेख जो है वो मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। तो कहां पर ये सारे संग्रहित हैं? अधिकतर, सारे नहीं, अधिकतर अभिलेख संग्रहित हैं मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में, इसको संग्रहित करके रखा गया है। अब जो अभिलेख पाए गए तो उसमें अलग अलग भाषाओं में वो लिखे गए थे। कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जो पढ़ ही नहीं पाया गया है अभी उसके बारे में, कुछ ऐसे मिले हैं जिसको पढ़ा जा चुका है। कौन से अभिलेख नहीं पढ़े गए, कौन से अभिलेख पढ़े गए, कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ उस अभिलेखों पे अब हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने प्राकृत भाषा के अभिलेख के बारे में। प्राकृत भाषा में जो अभिलेख लिखे गए ये कब लिखे गए थे? तो ये आरंभिक अभिलेख थे और ईसा के 3री सदी में ये अभिलेख लिखे गए प्राकृत भाषा में। ईसा के 3रे, ईसा पूर्व के, ईसा के नहीं, ईसा पूर्व के, मौर्य का जब समय था उस समय में ये अभिलेख मिले थे जो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत भाषा के अभिलेख कब मिले, कब से कब तक मिले? तो ईसा के 2री सदी में मिलने लगी थी संस्कृत भाषा के अभिलेख। 4वीं और 5वीं सदी में सभी जगह इसका व्यापक प्रयोग होने लगा था। इधर मैं आ जाती हूँ। देखिए, ईसा के 2री सदी में ये अभिलेख मिलने लगे थे और 5वीं सदी में सर्वत्र ये अभिलेख जो है वो सभी जगह पर मिलने लगे थे। प्रादेशिक भाषा के जो अभिलेख मिले, जो मतलब अलग अलग जो जगह, मतलब अलग अलग जो लोकल्स जो लैंग्वेज थे उसमें जो लिखे हुए अभिलेख थे, तो ये 9वीं से 10वीं सदी में इस तरीके के अभिलेखों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, अब हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शोन इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके इसको प्रकाशित कर दिया गया है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के जितने भी अभिलेख थे उसको एक ग्रंथमाला में एक ग्रंथमाला में इसको संकलित किया गया है और उस ग्रंथमाला का नाम है कार्पस इनस्क्रिप्शोनम इंडिकारम। इसमें इसको संकलित किया गया है। अब कुछ ऐसे अभिलेख थे जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। कब के अभिलेख जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है? तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक लिपि में ये अभिलेख जो थे वो लिखे गए थे। इनमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों में व्यक्त किया गया था। लिपि कौन सा था? तो ये था भाव चित्रात्मक लिपि, हड़प्पा काल का। और इसमें भावों को, मतलब वस्तुओं को और मतलब विचारों को, मतलब जो सोच रहे हैं उनको चित्रों में व्यक्त किया गया था इस अभिलेख में, जिसको कि अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अशोक के शिलालेख जो मिले वो मिले ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख मिले। ये ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती थी ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जैसे हम लोग अभी लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखते हैं, उस तरीके से ये ब्राह्मी लिपि लिखा जाता था। लेकिन कुछ ऐसे शिलालेख थे जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे
और ये जो खरोष्ठी लिपि होता है ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता था, इधर से शुरू किया जाता था और इधर आया जाता था। तो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख भी मिले हैं जो कि अशोक के काल के हैं। पश्चिमोत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले जो पश्चिम उत्तर भारत है वहां। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो आपने लिपियों के बारे में जाना, किन किन लिपियों का इन अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। गुप्त काल के अंत तक देश की मुख्य लिपि ब्राह्मी रही है। यहाँ की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, लेकिन बाद में फिर संस्कृत ने स्थान ले लिया। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर सबसे पुराना अभिलेख मिलता है जो कि कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 ईसा पूर्व के हैं जो, और लेकिन इसको तो पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख जो कि 3री सदी के समय का है, ईसा पूर्व 3री सदी का, तो अशोक के शिलालेख सबसे पुराने अभिलेख हैं जिसको पढ़ा जा चुका है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है जिसको पढ़ा जा चुका है, तो ये अशोक के ही अभिलेख हैं जो कि ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। तो उस समय के अभिलेख ये पढ़े जा चुके हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ा जा चुका है, अगर अभिलेख है हमारे अस्तित्व में, तो फिर ये है हड़प्पा कालीन अभिलेख है अस्तित्व में, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हम लोग ये जानेंगे कि अशोक के जो अभिलेख थे कब उसको पढ़े गए और किन के द्वारा ये पढ़ा गया। तो फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ, दिल्ली सल्तनत के ये शासक थे, तो इनको फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। तो ये 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए, स्तंभ पे लिखा हुआ वो लेख था। तो 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए, जो एक था कि मेरठ का स्तंभ लेख और दूसरा था हरियाणा का टोपरा का स्तंभ लेख। तो और इन दोनों को, जो मेरठ में जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ वो और टोपरा का जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ वो, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में मंगवाया और अपने दरबार के विद्वानों के द्वारा इसको पढ़वाने की कोशिश की, लेकिन असंभव, मतलब ये प्रयास सफल न रहा और उसको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन आने वाले समय में जब अंग्रेज आए भारत में, तो उनमें इन अभिलेखों के पढ़ने का प्रयास किया गया, जो कि टोपरा में मिले थे हरियाणा के और मेरठ में मिले थे। ये था स्तंभ लेख, स्तंभ पे लिखे हुए लेख थे। 1837 में सफलता मिली इसको पढ़ने की, और इसके बाद किसने पढ़ा 1837 में, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में 1837 में ये पढ़ने में सफल हुए, और जो उस समय में बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे जेम्स प्रिंसेप, तो उन्होंने इसको पढ़ा। अब हम लोग अभिलेख के बारे में जाने कि किन किन चीजों की जानकारी हम लोगों को मिलती है और किस किस तरीके के अभिलेख होते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ लिखी हुई चीज मिली, तो वो किन चीजों का ज्यादा वर्णन था, वो क्या बताना चाहते थे, तो इससे हम लोगों को उस समय के बारे में, इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। तो यही हम लोग अब जानेंगे। देखिए, अशोक के शिलालेख जो थे वो किस तरीके के थे, उसमें अधिकारियों और जनता के लिए कुछ मैसेज दिया गया था। ये मैसेज था सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक, ये राजा के आदेश होते थे, उनके निर्णय होते थे, कुछ सूचनाएं होती थी जो जनता को देनी होती थी राजा को, तो वो इसी अभिलेख के माध्यम से वो देते थे। अब जैसे पत्थर पे खुदा हुआ है जो चीज, तो उसको पढ़ के वहां के जो जनता है उसको फॉलो करती थी, या राजा के जो आदेश थे उनको फॉलो करती थी, जो सूचनाएं, जो निर्णय लिए गए राजा के द्वारा उनको वो जनता फॉलो करती थी। तो इसलिए इस तरीके के अभिलेख जो हैं वो लिखे जाते थे। कुछ अभिलेख होते हैं जो अनुष्ठानिक अभिलेख होते हैं। अब ये अनुष्ठानिक अभिलेख किस तरीके के होते हैं, तो बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि जो संप्रदाय थे उनके अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, जो पत्थर के फलक होते थे उन पे, मंदिरों पर, प्रतिमाओं पर लिखते थे। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के अनुयायी होते थे। कुछ ऐसे अभिलेख होते थे जो प्रशस्तियां होती थी। अब आपको ये जाननी है कि प्रशस्तियां क्या होती थी। तो प्रशस्तियां किसको कहते थे, तो राजाओं और विजेताओं के गुणों
और कृतियों का इस पे बखान होता था। प्रशस्ति किसको कहते हैं? तो ऐसे अभिलेख जिस पे राजाओं के गुणों के बारे में बताया जाता था, उन्होंने किन किन मतलब कहाँ कहाँ विजय प्राप्त करी है, उनका बखान होता था, लेकिन उनकी कमजोरियों का जिक्र वहां नहीं होता था उन प्रशस्तियों पर। जैसे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जैसे उनमें अगर कुछ कमी है तो उसका जिक्र उस प्रशस्ति पे नहीं होगा, सिर्फ उनके विजेता मतलब कब कब उन्होंने विजय प्राप्त की, उनमें क्या गुण है, कैसे हैं वो शासक, अच्छे हैं, अच्छा ही चीजें लिखी जाती थी, सारी चीजें पॉजिटिव होती थी। फिर कुछ ऐसे अभिलेख होते थे जो दान पात्र पे लिखे जाते थे। कैसे? दान पात्र पे। अब उसमें क्या होता था कि राजा, राजपुत्र या शिल्पी होते थे, वो अगर वो उस दान पात्र पे लिख दिया उन्होंने, तो वह अगर उन्होंने पैसा, भूमि या मवेशियों का दान किया तो उसके बारे में, उन सारी चीजों के बारे में लिखी रहती थी। तो ये हो गया, इस तरीके के अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोग मैंने तो कोशिश करी कि आज ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शामिल करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लास बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, और मुझे जब बड़ा ज्यादा लंबा क्लास होने लगता है तो मुझे डर सताने लगती है कि लाइट कब चली जाएगी। जैसे ही लाइट चली जाती है तो फिर मेरे सारे क्लासेस खराब हो जाते हैं, तो फिर से मुझे क्लास लेना पड़ता है। तो फिलहाल अब तक है सब कुछ सही चल रहा है, तो क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये सारे चैप्टर्स को खत्म कर देने का, और हम लोग एक और इनिशिएटिव मैं ले रही हूँ, जैसे ही हम लोग पूरा तत्व के बारे में जानेंगे तो मैं इवनिंग में एक क्लास ऐसा लेकर के आऊंगी जहां पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस में। तो ऐसे में क्या होगा कि चैप्टर्स भी चलते रहेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चलता रहेगा, तो आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी मैं जल्द ही एक क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, हो सकता है कि इवनिंग में ये क्लास स्टार्ट हो जाए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।